हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ब्रांड न्यू चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9 और इसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। और इससे पहले हम ऑलरेडी काफ़ी सारे चैप्टर्स डिटेल में कवर कर चुके हैं। एक चैप्टर जो मैंने नहीं कराया है वो है पावर्टी, वो आपके सिलेबस में नहीं है इस साल। तो अब हम बात करेंगे हमारे इस चैप्टर की, रूरल डेवलपमेंट। तो देखो, पिछले चैप्टर्स में बेसिकली हमने पढ़ा क्या था, शुरुआत से आप रिकॉल करने की कोशिश करो। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इंडिया की क्या हालत थी, इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी बिफोर इंडिपेंडेंस, जब आपका इन्वेजन हुआ ब्रिटिशर्स का। फिर इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे सुधार आया, अलग अलग सेक्टर के तरह से हमने पढ़ा कि लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हर सेक्टर में हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी। किसमें पहले क्या था इंडिपेंडेंस से और बाद में क्या था, सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं रूरल डेवलपमेंट, मतलब अब हम बेसिकली आ गए हैं उस चीज़ पर जो अब करेंटली इंडिया फेस कर रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इंडिया की जो मेजर प्रॉब्लम्स है ना हमारी इकोनॉमी की, काफ़ी सालों से जो फेस कर रही है, लाइक आपका पॉवर्टी, जो कि पर आपके सिलेबस में नहीं था। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूरल डेवलपमेंट। तो हम रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, इस क्या किस वजह से होता है, मतलब रूरल डेवलपमेंट बेसिकली है क्या, प्रोसेस क्या है ये, इसके थ्रू सरकार क्या करना चाहती है, इसमें क्या सुधार लाना चाहती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिकली रूरल डेवलपमेंट है क्या, उसका मीनिंग, ठीक है, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, प्रोसेस और इवैल्यूएशन, ये चार चीज़ें हम सबसे पहले पढ़ते हैं। उसके आगे की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहला टर्म आता है रूरल डेवलपमेंट है क्या। देखो, रूरल डेवलपमेंट है क्या, बेसिकली एक कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है। कैसी, सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस, यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड और सोसाइटी से रिलेटेड, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस है और कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, और कंटिन्यूअस है, चलती रहती है। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है ऑफ इम्प्रूविंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। तो नाम से समझ आ रहा है ना, रूरल डेवलपमेंट, किसका हमको विकास करना है, किसका डेवलपमेंट करना है, रूरल लाइफ का, रूरल पीपल का, रूरल एरियाज का, राइट, रूरल रीजन्स का। तो रूरल रीजन्स में बेसिकली बेसिक नेसेसिटीज़ को प्रोवाइड करवा पाना, उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, उनको सारी सर्विसेज से लिंक करना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड करना, उनके लिए सारी चीज़ें मुहैया कराना, मतलब एवरीथिंग। रूरल एरियाज़ के लिए, रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए काम करना, उनका विकास करना इज़ कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट, राइट। समझ आया। तो पहले क्या होता था, रूरल डेवलपमेंट सिर्फ कुछ ही चीज़ों पर फोकस करता था, जैसे कि कुछ ही चीज़ें क्या, जैसे आपके लैंड से रिलेटेड, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड एंड ऑल, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर। पर धीरे धीरे हमारे पास क्या हो रहा है, अब एग्रीकल्चर सिर्फ खेती से रिलेटेड नहीं है, फार्मिंग, इसमें बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं। बेसिकली अर्बनाइजेशन देखो बढ़ रहा है, ठीक है, ग्लोबल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सारा नेटवर्क बढ़ रहा है, तो उससे क्या है, रूरल लाइफ ही चेंज हो गई है। रूरल लाइफ ऑलमोस्ट चेंज हो गई। आपने देखा होगा, पुरानी मूवीज़ में देखते होगे, पुरानी फोटोज़ में देखते होगे, पहले की रूरल लाइफ और आज की रूरल लाइफ में बहुत अंतर है, राइट। अब जब लोग इतने अपग्रेड हो रहे हैं इवन इन रूरल एरियाज़, तो उनको भी तो सर्विसेज अपग्रेडेड चाहिए, उनको पिछड़ी हुई सर्विसेज तो नहीं चाहिए। तो अपने को रूरल एरियाज़ को अपग्रेड करना पड़ेगा, वहाँ के रह रहे हुए लोगों को अपग्रेड करना पड़ेगा, वहाँ जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट जो होता है बेसिकली वो एक कोर है हमारी कंट्री का, हमारी कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट का। क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री की मोर देन 2/3 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर अ लिविंग। वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं 2/3 से ज़्यादा लोग। एंड 1/3 ऑफ रूरल इंडिया इज स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब रूरल एरियाज़ में जितने भी लोग रहते हैं ना, 100 लोग रहते हैं, तो उसमें से 33 लोग, ऑलमोस्ट 33 लोग क्या हैं, बीपीएल हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है रूरल डेवलपमेंट पर ध्यान देना, और गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जिससे कि वो प्रोडक्टिव काम करें, सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर सके, उनको एडिकेट अमेनिटीज़, मतलब सारी सफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, जिससे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। तो सिंपल सी बात है, रूरल लोगों पर, रूरल एरियाज़ पर, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर, उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, इन सब पर ध्यान देना, उन सबको अपग्रेड करना, डेवलप करना इज़ कॉल्ड एज रूरल डेवलपमेंट। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, इसका मीनिंग हो गया। अब हम बात करेंगे इसके सिग्निफिकेंस की, भाई क्यों इंपॉर्टेंट है रूरल डेवलपमेंट। अब मैं इतनी देर से चीख के बोल रही हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई रूरल एरियाज़ के लिए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, उनकी फाइनेंशियली
हेल्प करने के लिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, है ना। तो रूरल डेवलपमेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हु लिव इन रूरल रीजन्स बट ऑल्सो फॉर नेशंस ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। सिर्फ रूरल एरिया या रूरल रीजन में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इवन मतलब इनफैक्ट हमारी जो पूरी इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं और एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का एक मेजर एक्टिविटी है कि नहीं। जब खेती वेती नहीं होगी हम खाएंगे पिएंगे कैसे, और वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है हमारी जीडीपी में। तो हमारी नेशनल जीडीपी के लिए, हमारी नेशनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रूरल डेवलपमेंट। फिर आता है इसका मेन मुद्दा क्या है रूरल डेवलपमेंट का, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी बढ़े, एस्पिरेशन बढ़े एंड स्टेबिलिटी इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें स्टेबल हो। फिर इसका प्राइमरी गोल क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी गोल क्या है? टू एलिवेट द फेमाइन दैट अफेक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। जो फेमाइन आ जाता है ना, सूखा भूखा पड़ जाता है या फिर जो भी आपदाएं आती हैं जिससे कि जो रूरल एरियाज़ में जो मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में काम करते हैं लोग, उनकी खेती फसल वगैरह बर्बाद हो जाती है, हम सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर उनको कम करना, मतलब उनकी डिपेंडेंस उससे कम करना, जिससे कि उनका जो प्रोफेशन है वो अच्छा चलता रहे और उनकी इनकम वैसे ही बनी रहे, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड एडिकेट एंड न्यूट्रिशियस फूड, उनको एडिकेट और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना। फिर इसका सेकेंडरी गोल क्या है? पहला तो ये है कि फेमाइन से बचाना, ठीक है, फेमाइन कम करना। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ एपरल एंड फुटवेयर, उनको अच्छे कपड़े, अच्छे फुटवेयर, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, अच्छा घर, साफ़ सुथरा मेडिकल केयर, रिक्रिएशनल प्रोविज़न और आपका एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो ये बेसिक नीड्स होती है ना हमारी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये चीज़ें रूरल एरियाज़ में ज़्यादा नहीं पहुँच पाती हैं या फिर पहुँच भी पाती है ना तो थोड़ी लो क्वालिटी होती है। तो अच्छी क्वालिटी की, अब जैसे आप किसी रूरल एरिया में सरकारी अस्पताल में चले जाओ, इतना ढच्चर सा होगा, बेकार सा। यहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आ जाओ इधर शहर में, तो आपको बहुत बढ़िया हॉस्पिटल्स मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों पे अपने को ध्यान देना है। और हमको क्या करना है, रूरल डेवलपमेंट सीक्स टू इम्प्रूव रिमोट पीपल्स लाइफ सस्टेनेबली बोथ सोशली एंड इकोलॉजिकली। जो रिमोट एरियाज़ में, बहुत जो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना। दिस इज़ मेंटेन थ्रू इम्प्रूव्ड एक्सेस टू नेचुरल, फिजिकल, ह्यूमन, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल कैपिटल असेट्स, मतलब उनको हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना, सारे उनको इक्विटेबल और सस्टेनेबली उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। फिर अभी जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स जो लॉन्च करती है ना सरकार, इनका प्राइमरी फोकस क्या होता है, पॉवर्टी रिड्यूस कर सकें, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकें, ठीक है, और बाय एस्टैब्लिशिंग बेसिक सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके वो अनएम्प्लॉयमेंट कम करें और साथ ही साथ पॉवर्टी कम करें। जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको ट्रेन करें रूरल एरियाज़ में, ये सिर्फ रूरल एरियाज़ की बात हो रही है, उनको जॉब्स प्रोवाइड करें, ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स को, जो छोटे फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, इन ऑर्डर टू डिस्करेज सीजनल एंड परसिस्टेंट माइग्रेशन टू सिटीज़। क्योंकि जो ये लोग होते हैं ना, छोटे फार्मर्स जो होते हैं जिनके पास छोटी छोटी लैंड होती हैं, ये लोग क्या करते हैं, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, माइग्रेशन करते रहते हैं, इधर काम मिल गया ये मिल गया तो ये कर लिया, वो काम मिल गया तो वो कर लिया। तो इनको एक स्टेबल जॉब प्रोवाइड करना, ये सारा मुद्दा होता है, ये सारा फोकस है किसका, रूरल डेवलपमेंट का, ये सारा एम है। इसीलिए रूरल डेवलपमेंट का मेन एम क्या है ये हम समझ लेते हैं। मेन गोल क्या है, टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक एडवांटेज फॉर रेजिडेंट्स बाय यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज विद इन अ रीजन। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूज़ करके हम क्या उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ये एम है रूरल डेवलपमेंट का। और इसमें सारी चीज़ें आ सकती हैं, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह, और आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, एफिशिएंसी इम्प्रूव करना, लाइक एवरीथिंग, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, पॉवर्टी रिड्यूस करना, सारी चीज़ें। तो ये इसका क्या हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया। क्या क्या हमने पढ़ा, मीनिंग और सिग्निफिकेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोसेस। प्रोसेस एज इन कि रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्रोसेस का मतलब ये है, प्रोसेस मतलब ऐसे नहीं कि पहले ये करना ये करना ये करना, ये वाला वो वाला प्रोसेस नहीं है। रूरल डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ों पे अपने को ध्यान देना। क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले अपने को ध्यान देना है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, 8th चैप्टर में। क्या था, मतलब जो हम अपनी स्किल्स पर, अपने टैलेंट पर, अपनी एबिलिटीज़ पर ध्यान दें, उनको इम्प्रूव करें, उनको अपग्रेड करें, ठीक है। और ये कैसे हो सकता है, प्रॉपर अटेंशन टू लिटरेसी, यानी कि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले, बेसिकली स्पेशली
फीमेल लिटरेसी, ठीक है, स्कूलिंग हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर आता है बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में, जिससे कि उनकी प्रॉपर फिजिकल ग्रोथ हो। फिर उनको सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, घर पर भी, बाहर भी, वर्क प्लेसेस पर भी, एवरी जगह, एवरीवेयर, ओके। तो सब जगह उनको अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, और उनका हेल्थ केयर अच्छा होना चाहिए, और उनको स्किल डेवलपमेंट करना है, इनकी एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करना है। फिर नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पहला तो था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, जैसे कि आपकी बेसिक चीज़ें, बेसिक कम्युनिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बहुत जाती है गांव में, इरिगेशन हो गया, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल रिसर्च, एक्सटेंशन, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, एवरीथिंग। उनको जैसे अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो उनको प्रोवाइड करें, जिससे कि वो लोग कम से कम टाइम में मैक्सिमम काम कर सके। तो ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना। फिर आते हैं लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में क्या आ जाता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन होने से बचाना, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम लैंड रिलेशंस। जैसे कि अब वो क्या करते हैं, बैंक से तो थोड़ा महंगा लोन मिल रहा है, नहीं महंगा तो नहीं, एक्चुअली कोलेट्रल रखना पड़ रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पे जो मुखिया वगैरह होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनसे क्या करते हैं, वो लोग लोन ले लेते हैं और महंगे उस पर इंटरेस्ट रेट पर, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर। तो क्या होता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा होता है। या फिर जिसका लैंड है, लैंड का ओनर मान लो फार्मर नहीं है, कोई और है, तो ओनर क्या करेगा, किराया भी वसूलेगा, फिर उस खेती से जितनी कमाई हुई उसमें से भी उसका हिस्सा होता है, तो फार्मर के पास कुछ ही हिस्सा बचता है। तो ये सारा एक्सप्लॉइटेशन होने से बचाना, ठीक है। और हमें क्या करना है, वाइडनिंग द रूरल पुअर्स लैंड बेस उसका वाइडन करना, जिससे कि क्या हो, सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस इंप्रूव हो और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, ये सारी चीज़ें हों। तो हमको ये काम करना है। फिर हमको पॉवर्टी एलिवेशन करना है। क्या 3 चीज़ें पढ़ी थी इससे पहले, सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और अपन का तीसरा क्या था, लैंड रिफॉर्म्स। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम क्या करेंगे, पावर्टी एलिवेट करेंगे, मतलब ख़त्म करनी है। क्यों? क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज स्टिल पुअर, या फिर BPL, ठीक है। एंड 75% ऑफ द टोटल पुअर रिसाइड इन रूरल रीजन्स, यानी कि जितने भी पुअर पीपल हैं, ठीक है, 100 में से 22 लोग तो पुअर हैं। अब उन 22 का भी 75%, ठीक है, 75% कितना हो गया, 4 5 5 हाँ ठीक है, 75% भी क्या होता है, उसमें रहते हैं आपके रूरल एरियाज़ में। तो ये सब चीज़ें हमको कम करनी है, वहाँ पे मेजर्स और स्कीम्स को अच्छे से हमको इम्प्लीमेंट करना है रूरल एरियाज़ में, जिससे कि वहाँ का डेवलपमेंट हो। अब ऐसा तो नहीं है ना, रूरल एरियाज़ में से लोगों को हम शहर में उठा के ले आए, रूरल एरियाज़ को डेवलप करो, उनको कहीं और आने जाने की, अपना घर छोड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर अपने को क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो हैं, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हर रूरल एरियाज़ में उनका मैक्सिमम यूज़ करना है, उनको अच्छे से डेवलप करना है, जिससे कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो हैं वो अपने फुल पोटेंशियल से यूज़ हो सके, उनका मैक्सिमम यूज़ हो सके, और साथ ही साथ क्या हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो फार्म और नॉन फार्म एरियाज़ में। ये सारी चीज़ अपने को करनी है। 5 चीज़ें पढ़ी, क्या क्या करनी है अपने को, क्या क्या करना है हमको। सबसे पहले हमको करना है आपका क्या था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दूसरा अपने को हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फिर हमको करना था आपका लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, हमको लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आने हैं। फिर हमको करनी है पावर्टी एलिवेट करनी है, अपने को पावर्टी एलिमिनेट करनी है, हटानी है। और अपने को क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ये प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है। तो ये सारा आपका क्या हो गया प्रोसेस, या फिर मतलब ह्यूमन रिसोर्स रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ अपने को करनी है, ये सारी चीज़ें। तो हमने मीनिंग पढ़ा, सिग्निफिकेंस पढ़ा, और अपन ने प्रोसेस पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या आ जाता है, इवैल्यूएशन में देखो, इवैल्यूएशन बेसिकली क्या क्या एक काइंड ऑफ चैलेंजेस हैं, ये समझ लो इसके डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में। तो सबसे पहला तो आता है स्ट्रेस ऑन डाइवर्सिफिकेशन, हमको डाइवर्सिफिकेशन पर स्ट्रेस देना है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, देखो, क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या जो है रूरल एरियाज़ की, वो एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग, खेती पर डिपेंड है ना, एग्रीकल्चर में भी फार्मिंग पर डिपेंड है, खेती पर।
तो उनको बताना है कि भाई सिर्फ फार्मिंग ही ऑप्शन नहीं है, आप और भी चीज़ें कर सकते हो। आप क्या करो, डेयरी खोलो, फिशरी खोलो, पोल्ट्री का काम करो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, मतलब ये सारी चीज़ें भी करो। मतलब सिर्फ फार्मिंग ही नहीं करनी है। रूरल एरियाज शुड बी मोर वाइब्रेंट, डाइवर्सिफाइड, ठीक है। बेटर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी है। कैसी फैसिलिटीज़? डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स, और आपका उनको मार्केटिंग और क्रेडिट उनको ईजी करना, उनको ईजी क्रेडिट मिल जाए, अच्छी से उनकी मार्केटिंग हो जिससे वो मैक्सिमम अपना आउटपुट सेल कर पाएँ। फार्मर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रॉपर पॉलिसीज़ होनी चाहिए, मतलब जिसमें फार्मर को फ़ायदा हो। ये नहीं कि वो भाई स्ट्रेस में मरा जा रहा है, मुझे लोन चुकाना, मुझे पैसा चाहिए, ये वो। कांस्टेंट अप्रेजल मिले, और फार्मर ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में वार्तालाप, एक कनेक्शन बना रहे। और अपने को क्या करना है, रूरल एंड अर्बन लिंकेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूरल एरियाज़ को अर्बन एरिया से लिंक करना है, जिससे कि वहाँ की अर्बन एरिया की फैसिलिटीज़ रूरल एरिया तक पहुँच सके ईजिली। और इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए हैं। तो अपने को क्या बोलना है, क्या करना है, अर्बन मार्केट्स इन ऑर्डर टू रियलाइज हाई रिटर्न्स ऑन द प्रोडक्ट्स इन्वेस्टमेंट। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है उससे मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके फार्मर्स को। लास्ट हमको क्या करना है, मोर एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हमको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी जो इको फ्रेंडली हो, क्योंकि अभी के लिए बेकार चीज़ें यूज़ कर ली वो आगे हमारी फ्यूचर जनरेशन को बहुत हार्म करने वाली हैं। आजकल सब कुछ इको फ्रेंडली चल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स लॉन्च कर रही है सरकार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, बहुत सारी ग्रीन फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं जो कि प्लांट्स को भी हार्म नहीं करेंगे और हमको भी हार्म नहीं करेंगे जब हम उन्हें खाएंगे, फल को और आपके सब्जियों को, ठीक है। तो हमको ऐसी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी है जो कि क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमको बढ़ाएंगी। तो ये हो गया आपका इवैल्यूएशन। तो हमने 4 चीज़ें पढ़ ली हैं। क्या 4 चीज़ें पढ़ी हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा आपका मीनिंग हो गया है, फिर हमने सिग्निफिकेंस पढ़ा, फिर हमने प्रोसेस पढ़ा, फिर हमने इवैल्यूएशन भी पढ़ लिया। अब हमारे पास बात आती है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपका कि रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। देखो, अब चैलेंजेस ना 2 तरीके के हैं। एक है हमारे पास यहाँ पे देखो लिंगरिंग चैलेंजेस, एक है इमर्जिंग चैलेंजेस। अब आपने इमर्जिंग वर्ड सुना होगा, आप सोचोगे लिंगरिंग क्या है। देखो, लिंगरिंग इज समथिंग जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती है। कैसी होती है? लॉन्ग लास्टिंग होती है, या फिर आप कह लो जो कि बहुत धीरे धीरे कम होती है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ जो कि एंड्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे ख़त्म होती है या फिर बहुत लंबे टाइम तक चलती है, ऐसी चीज़। तो कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे हैं और आगे भी चलेंगे, मतलब बहुत उनको अगर कम करना है तो बहुत टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे। और कुछ हैं हमारे इमर्जिंग चैलेंजेस। तो रूरल डेवलपमेंट वाले इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, अब आपको समझ आया होगा। हमको रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना था, जो अभी हमने जस्ट पढ़ लिया, उसका मीनिंग, सिग्निफिकेंस, प्रोसेस, इवैल्यूएशन, एवरीथिंग, इंपॉर्टेंस वगैरह सब। अब हमको उसके चैलेंजेस पढ़ने कि जो सरकार है, हमारा जो इंडिया है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो रूरल डेवलपमेंट करना चाहती है, पर उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो 2 तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं, 2 तरह की बाधाएं आ रही हैं। पहले हैं आपके लिंगरिंग चैलेंजेस, फिर है आपका इमर्जिंग चैलेंजेस। अब लिंगरिंग इमर्जिंग दोनों में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दो क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस की। इसमें आपका क्या आ जाता है, एक तो रूरल क्रेडिट, एक है रूरल मार्केटिंग। क्या क्या है? रूरल क्रेडिट एक्सक्यूज मी, रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग। और फिर हम बात करेंगे अगर इमर्जिंग चैलेंजेस की, तो उसमें आपकी क्या 2 चीज़ें आ सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो लिंगरिंग चैलेंजेस मतलब ऐसे चैलेंजेस जिनको हमको ओवरकम करने में बहुत टाइम लगेगा। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत टाइम से चली आ रही हैं और आगे भी काफ़ी टाइम तक चलने वाली हैं। क्या कौन सी हैं? एक तो रूरल क्रेडिट हो गया, मतलब क्योंकि जो रूरल क्रेडिट होता है ना, रूरल क्रेडिट मतलब रूरल एरियाज़ में लिए जाने वाला क्रेडिट। रूरल एरियाज़ में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो अपनी खेती के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपने लैंड के लिए जो लोन लेते हैं ना वो लोग, वही होता है रूरल क्रेडिट, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से चली आ रही है और आगे तक चलेगी, तो इसीलिए लिंगरिंग चैलेंज है, ठीक है। दूसरा आपका क्या आता है, रूरल मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि अब देखो, लोगों ने प्रोडक्ट तो बना लिया गाँव में, रूरल एरियाज़ में, पर अब उनकी मार्केटिंग कैसे हो, ना तो उनके पास स्किल्स हैं, ना उनके पास फंड्स हैं, ना कुछ है। तो ये भी बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है। तो ये दोनों क्या है, लिंगरिंग चैलेंज है, बहुत देर में ख़त्म होंगे। कैसे हैं ये लिंगरिंग? मैं दोबारा लिख देती हूँ।
लॉन्ग लास्टिंग, ये काफ़ी टाइम में ख़त्म होंगे, इनको ख़त्म करने में, जड़ से ख़त्म करने में बहुत टाइम लगेगा। अब आते हैं दो हमारे पास एमर्जिंग चैलेंजेस। एमर्जिंग मतलब अब जो आज के टाइम पे आ रहे हैं, उभर रहे हैं, एमर्ज कर रहे हैं, क्या है? एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, मैंने जस्ट अभी बताया, एग्रीकल्चर के बाहर भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि लोग अवेल कर सकते हैं, पर वो खेती में ही घुसे रहते हैं, पर उनको एग्रीकल्चर में ही जाना है। रूरल एरियाज़ की बात करें तो रूरल एरियाज़ में सिर्फ ऐसे नहीं है सब खेती ही खेती करो, और भी कुछ कर सकते हो। तो ये भी एक एमर्जिंग चैलेंज है, लोगों को उसके प्रति अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना, ये एक एमर्जिंग चैलेंज है। दूसरा आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप लोगों को पता है, ऑर्गेनिक आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ये वो, तो ये चारों ही पॉइंट्स अपने को पढ़ने। तो हमको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? रूरल डेवलपमेंट के बारे में, उसके चैलेंजेस, डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। चैलेंजेस क्या हैं? ये 4 चैलेंजेस है, लिंगरिंग, आपके रूरल क्रेडिट, रूरल मार्केटिंग, और आपके इमर्जिंग में आ गया एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द एग्रीकल्चर एंड आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल रूरल क्रेडिट के बारे में। पहला लिंगरिंग चैलेंज, ठीक है, लिंगरिंग चैलेंज है ये। अब ये होता क्या है? इट रेफर्स टू एनी लोन टेकन फॉर एग्रीकल्चरल रीजंस और स्मॉल होम एंटरप्राइजेस इन इंडियाज रूरल रीजन। तो इंडिया में रूरल रीजन में कोई भी ऐसा लोन जो कि किस वजह से लिया गया है? एग्रीकल्चरल रीजन से, ठीक है, या फिर स्मॉल होम एंटरप्राइजेस ने, तो वो ही कहलाता है हमारा एग्रीकल्चरल रूरल क्रेडिट। अब इसको हमने पढ़ना क्यों है और एक चैलेंज क्यों है, ये भी समझो। क्योंकि देखो क्या होता है, फार्मर्स जो होते हैं, मैक्सिमम फार्मर्स, उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती है। वो तो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, वो तो खूब ऐश कर रहे हैं, पर जो छोटे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं ना, उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। खुद की ज़मीन नहीं है तो उनको ज़मीन का किराया देना है, ठीक है, अभी तसल्ली से समझो, ज़मीन का किराया देना है। अब उन्होंने खेती कर ली, वो डिपेंडेंट है किस पर? पूरी तरीके से रेनफॉल पर, बारिश पर ही डिपेंडेंट होते हैं। फसल अच्छी हुई, अच्छी इनकम होगी, इनकम अच्छी हो गई, उसमें से भी कुछ पार्ट उनको देना पड़ेगा, किसको? जो उनका मकान मालिक है, ठीक है, और फिर बचा कुचा उनको आगे के लिए भी खरीदना पड़ेगा, लाइक फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, सीड्स खरीदने हैं, और भी नए नए इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, टूल्स खरीदने हैं, तो उसके लिए चाहिए होगा, ठीक है। बचा कुचा वो लोग क्या करते हैं? अपना घर का गुजारा कर लेते हैं बेच करके, ठीक है, वो भी बहुत हाई फाई प्राइस पे नहीं बिकता, उनको ज़्यादा अच्छा प्राइस नहीं मिल पा रहा है उनकी फसल का। और ये तो तब है जब उनकी फसल अच्छी हुई, बाई चांस उनकी फसल बर्बाद हो गई तो सोचो उन्होंने जो लोन लिया है वो कैसे चुकाएंगे, अपना घर का पालन पोषण कैसे करेंगे, पेट पूजा कैसे करेंगे, आगे के लिए चीज़ें कैसे लेंगे। तो बहुत सारी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है। ये समझ लो फार्मर्स के पास पैसा बचता ही नहीं है, सरप्लस अमाउंट होता ही नहीं है कुछ, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो लोन लें। और रूरल क्रेडिट फिर ऐसा होना चाहिए जो उनके ऊपर प्रेशर ना डाले, ठीक है। इतनी सारी मूवीज़ भी आती हैं, हम लोग आए दिन पढ़ते हैं कि भाई किसानों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। जैसे अभी वो मूवी है जवान, उसमें भी यही दिखाया है, वो जो लड़की होती है उसके पापा फार्मर होते हैं, उसका वो ट्रैक्टर उठा के ले जाते हैं। तो अब देखते हो कितना ज़्यादा प्रेशर होता है फार्मर्स पे, फिर भी उनके लिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। और वो पता है इसी चक्कर में वो क्या करते हैं, जो उनके वहाँ के मुखिया वगैरह होते हैं ना, अमीर लोग, उनसे वो पैसा ले लेते हैं लाला लोग से, और फिर वो क्या होता है, वो परेशान करते हैं, पीट वीट के जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे कुछ रूरल एरियाज़ में, बहुत ज़्यादा पिछड़े रूरल एरियाज़ हैं, तो इन्हीं के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो रूरल एरियाज़ फ्रीक्वेंटली सफ़र फ्रॉम पुअर इनकम, राइट, विच लीड्स टू अ लो रेट ऑफ सेविंग्स। कोई सेविंग्स नहीं होती है। फार्मर्स हैव अ टफ टाइम इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी बाय स्पेंडिंग ऑन फार्मलैंड। क्रेडिट इन मेनी वेज हेल्प्स फार्मर टू कमर्शियलाइज देयर फार्मिंग। क्रेडिट काफ़ी तरीके से हेल्प करता है उनकी। इवन दो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स प्रोड्यूस ओनली फॉर सब्सिस्टेंस। हालांकि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वो सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए प्रोवाइड करते हैं, मतलब अपने ही लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, बनाया खाया खत्म। दे डू नॉट जनरेट इनफ सरप्लस टू री इन्वेस्ट इन द लैंड्स रिजल्टिंग इन लैंड डिटेरियोरेशन। यानी कि उनके पास, क्योंकि वो सब्सिस्टेंस के लिए बना रहे हैं, उगा रहे हैं, अपना उगाया खाया खत्म हो गया, तो क्या है, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं बचता है कि वो अपनी लैंड में दोबारा इन्वेस्ट करें उसको। ज़मीन अगर ख़राब हो गई या कुछ भी हो गया तो इससे लैंड ख़राब हो जाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन वेदर, आपके रेनफॉल पे, वेदर पे। तो ज़्यादातर क्या होता है, फार्मर सफ़र करते हैं जब नो रेनफॉल और हार्वेस्ट फेलियर हो जाता है। क्रॉप इंश्योरेंस और एग्रीकल्चरल रूरल क्रेडिट आर दस क्रिटिकल इन सेविंग देम फ्रॉम सच डिजास्टर। तो इसी तरीके से हमारा जो क्रॉप इंश्योरेंस, और स्पेशली यहाँ क्रॉप इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है एग्रीकल्चरल रूरल क्रेडिट की, तो वो क्या होता है, सेव करता है, उनको बचाता है इस सब चीज़ों से, राइट। तो अब हमको इसी के बारे में पढ़ना है। अब
बात आती है नीड क्या है एग्रीकल्चरल रूरल क्रेडिट की। नीड तो नहीं, जस्ट अ सेकेंड, ओके, हाँ नीड नहीं है एक्चुअली, ये हाँ क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल क्रेडिट, ठीक है, यहाँ पे होगा। हाँ, तो अब देखो क्लासिफिकेशन क्या है, हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। टाइम के बेसिस पे, पर्पस के बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे कैसे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है, कैसे कैसे हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। दूसरा क्या है, पर्पस के बेसिस पे, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। तो क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक, फटाफट से बताओ, दोबारा से रिकॉल करो। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या था, टाइम के बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे आपकी तीन हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और आपका लॉन्ग टर्म, राइट। फिर हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के बेसिस पे क्या हो सकता है, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव, राइट। अब इनको और फटाफट से पढ़ लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे देखो क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहला है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या है, मतलब कम समय के लिए, बिल्कुल कम समय के लिए। कम समय कितना है, पीरियड ऑफ लेस देन 15 मंथ्स, कितना है, 15 महीने से कम। 15 महीने कितने हो गए, 12 महीने तो 1 साल, और 1 साल 3 महीने, ठीक है, मतलब 1 साल 3 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए जो क्रेडिट लिया गया है वही कहलाता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, राइट। अब वो किस चीज़ के लिए लिया जाता है, अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। ऑब्वियसली कम पैसा हम कब उधार लेंगे, जब हमको छोटा मोटा काम होगा, छोटी मोटी ज़रूरत होगी, शॉर्ट टर्म नीड्स होंगी, राइट। तो ये क्यों लिया जाता है, जैसे कि आपको सीड खरीदने हैं, आपको वेजेस पे करनी है, आपके यहाँ जो काम करती है लेबर उसको वेजेस पे करनी है, आपको फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, आपको कोई भी नई एक्सवाई चीज़ खरीदनी, छोटी मोटी चीज़ें, राइट, जैसे खाद वगैरह हो गया ये सब, तो आप क्या करोगे, शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले लोगे। रीपेमेंट ऑफ सच क्रेडिट कैन बी मेड आउट ऑफ द फार्मर्स करेंट इनकम, और इनका रीपेमेंट कैसे हो जाता है, जितना वो कमा रहे हैं उसमें से दे देंगे, तो ये होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। फिर हमारे पास आ जाता है आपका मीडियम टर्म क्रेडिट। अब 15 महीने से कम तो क्या हुआ, शॉर्ट टर्म, 15 महीने से ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग मीडियम टर्म। पर 15 महीने से ज़्यादा पे भी लिमिट है 5 साल तक, बिटवीन 15 मंथ्स एंड 5 ईयर्स, यानी कि ये समझ लो मतलब ऑलमोस्ट 1 साल से 5 साल। 15 महीने कितना हुआ, एक साल और 3 महीने, तो हम इसे 1 साल मान लेते हैं। 1 साल से कम शॉर्ट टर्म, 1 साल से 5 साल मीडियम टर्म। अब इसका क्या मोटिव होता है, ये हम कब लेते हैं मीडियम टर्म क्रेडिट, जब हमको थोड़ी सी बड़ी ज़रूरत हो, जैसे कि आपको कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए, लाइक आपका क्या परचेज़ करना है, आपको एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हो गए, आपको कैटल जो आपके भेड़ बकरी गाय भैंस ये सब चीज़ें, और आपका एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एज इन आपकी बहुत कुछ भी चीज़ें हो सकती है, आपको ट्रैक्टर खरीदना है या फिर या फिर और कोई मशीन खरीदनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए आप कर सकते हो। या फिर कुछ अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि आपको छोटा मोटा कोई फंक्शन है, कहीं आना जाना है, शादी है या कुछ भी है, बच्चों की पढ़ाई है, फीस जमा करनी है, तो इन सब के लिए भी आप लोन ले सकते हो। ये हो जाता है मीडियम टर्म। फिर आता है हमारे पास लास्ट लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म में क्या आ जाएगा, 15 मंथ्स तक शॉर्ट, 15 मंथ से 5 ईयर्स तक लॉन्ग। अब 5 ईयर्स से ज़्यादा का चाहिए, ठीक है, वो हो जाता है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर्स, जो कि मतलब 15 से 20 साल तक माना जाएगा, 5 साल से 15 साल, 5 साल से 20 साल, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी नहीं है, बिल्कुल जीवन भर के लिए। फिर इसका रीपेमेंट कैसे होता है, लॉन्ग टाइम में ही होगा, मतलब किश्तों में करते जाना है, 1 साल में देना है, 2 साल में देना है, ऐसे करके। और इस लॉन्ग टर्म क्रेडिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जैसे कि आपको ट्यूबवेल खुदवाना है, उसमें पानी वानी और बहुत पैसा खर्चा होता है, ठीक है। रीपे ओल्ड डेट्स, आपको पुराने अपने कर्ज चुकाने हैं, ये समझ लो आपने पुराने इकट्ठे पैसा ले लिया, क्रेडिट ले लिया, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, पुराने सारे कर्ज चुका दिया, क्योंकि अब इसका तो धीरे धीरे चलता जाएगा, तो ये हो सकता है। परचेज ऑफ लार्ज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, बड़े बड़े एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हो गए ना, उनको खरीदने के लिए, तो ये हो जाता है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म समझ आया। ये था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पे। दूसरा अपन का कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अब पर्पस के बेसिस पे हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, कौन सा है, सबसे पहला है प्रोडक्टिव लोन्स और दूसरा है अनप्रोडक्टिव लोन्स। प्रोडक्टिव क्या होते हैं, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही काम ले रहे हो, अगर आपने लोन इसीलिए लिया है
कि आप एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड सामान पे इन्वेस्ट करोगे, खर्चा करोगे वो पैसा, तो वो हो जाएगा प्रोडक्टिव। जैसे कि आपको बीज खरीद रहे हैं, कोई भी इम्प्लीमेंट खरीदना है, लेबरर्स का पैसे देने हैं, परमानेंट इम्प्रूवमेंट्स कराने लैंड में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अनप्रोडक्टिव मतलब एग्रीकल्चर के अलावा कुछ भी और चीज़ करनी है एक्स्ट्रा, जैसे कि टेकन फॉर मैरिज, लोन्स टेकन फॉर मैरिज, रिलीजियस फंक्शंस, सोशल फंक्शंस, ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसी भी कोई भी चीज़ विच डू नॉट हेल्प द फार्मर्स टू रेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। तो ये चीज़ है, शादी ब्याह ये सब चीज़ें थोड़ी ना हेल्प करेंगी भाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में, तो इसीलिए अनप्रोडक्टिव लोन कहलाएगा। आई होप समझ आया होगा। एक बार हम फिर से रिकॉल करेंगे। क्या अपन ने पढ़ा, देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा कि दो तरीके से हम लोन्स ले सकते हैं, ठीक है। मतलब दो बेसिस पर, क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ आपका पर्पस, राइट। अब टाइम के बेसिस पे हमारा है पहला आपका शॉर्ट, फिर आपका हो गया मीडियम, फिर आपका हो गया लॉन्ग टर्म, राइट। पर्पस के बेसिस पे हो गया एक आपका प्रोडक्टिव और एक हो गया आपका अनप्रोडक्टिव, है ना। शॉर्ट टर्म आपका क्या है, लेस देन 15 मंथ्स, राइट। फिर आपका ये क्या हो गया, 15 मंथ से 5 ईयर्स तक, और ये आपका क्या हो गया, 5 ईयर्स से 15 या फिर 20 ईयर्स तक, है ना। प्रोडक्टिव आपका क्या होता है, जो आपने एग्रीकल्चरल पर्पस से लिया है, और अनप्रोडक्टिव जो उसके अलावा शादी ब्याह, कोई भी फंक्शन है, रिलीजियस फंक्शन है, ये सब के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। तो अभी तक हमने देखो पढ़ क्या लिया है, ये भी मैं आपको याद करा देती हूँ। अब हमने पढ़ लिया है, इसे थोड़ा सा मैं रफ कर रही हूँ। हमने अब पढ़ लिया है लिंगरिंग चैलेंजेस में एक हमारा रूरल क्रेडिट कंप्लीट हो गया है ना। इसमें आई गेस एक टॉपिक और बचा है रूरल क्रेडिट में थोड़ा सा, कि सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं रूरल क्रेडिट के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी। वो बचे हैं। फिर हमारे ये 3 चैलेंजेस बचे हैं, कौन कौन से, रूरल मार्केटिंग बचा है, हमारा एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर बचा है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये भी हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे धीरे धीरे। और इसी के साथ आपका ये आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा सारी चीज़ें। नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो हैंडल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, एंड सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।